गुड इवनिंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। देखो स्टूडेंट, जीओसी के पार्ट में इसको अपन शामिल करेंगे, क्योंकि जब सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं किसी भी रिएक्शंस में, जब सॉल्वेंट यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट यूज करते हैं, और उन सॉल्वेंट से रिएक्टेंट्स पे क्या इफेक्ट होता है और प्रोडक्ट्स पे क्या इफेक्ट होता है, आज ये चीज अपन समझने वाले हैं। तो पूरा ध्यान से आप समझना। सबसे पहले मैं आपको सॉल्वेंट को क्लासिफाई कर देता हूँ। ये जो अपना सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट आप सब लोग जानते होंगे। देखिए स्टूडेंट, सॉल्वेंट को अपन टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट एंड सेकंड है नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे ये जो मैंने लिख रखा है, देखिए म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू का मतलब क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। मतलब कुछ इससे टाइप के कंपाउंड्स होंगे या फिर सॉल्वेंट होंगे, उनका डाइपोल मोमेंट अगर जीरो हो, डाइपोल मोमेंट अगर जीरो हो, तो उसको अपन बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CH2 है, इन तीनों का, ठीक है। और जो भी अपन ले, जैसे मान लो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह पे दूसरा हो गया कोई, या फिर CO2 हो गया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तो इनके अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होंगे तो उनको अपन बोलेंगे स्टूडेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे। केवल क्लासिफिकेशन है, अपने को सॉल्वेंट की कैटेगरीज पता होनी चाहिए कि ये किस टाइप का सॉल्वेंट है। मतलब अपने को सॉल्वेंट को देखते ही अपन उसका क्लासिफाई कर दे, उसका नामकरण कर दे कि ये पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। देखते ही उसको बता दे कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन अपन क्या देखेंगे कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे, और जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, इसको अपन क्या बोल देंगे? पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। आगे देखो, क्लासिफाई किया मैंने पोलर सॉल्वेंट को। पोलर सॉल्वेंट को टू टाइप से क्लासिफाई किया है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और सेकंड है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं कि पोलर जो प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, इसमें क्या होगी? एक्टिव हाइड्रोजन होगी। इसमें क्या होगी? एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। और एक्टिव हाइड्रोजन को अपन डिफाइन करेंगे कि ऐसी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। हाइड्रोजन किससे अटैच हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। जैसे मान लो ऑक्सीजन से हो गई, जैसे नाइट्रोजन से हो गई, जैसे फ्लोरीन से हो गई, ठीक है। इस टाइप के अपन को अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। और एक्टिव हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होंगे उसको अपन बोलेंगे पोलर प्रोटिक। तो अपन ने पोलर में फर्स्ट जो प्रोटिक लिया है उसको समझ लिया, ठीक है। इसमें पोलर होंगे और इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या होगी? एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगी। जैसे आप सब लोग जानते होंगे, एसीटोन है। एसीटोन अपना ये देखो, जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है वो कार्बन से जुड़ी हुई है, और कार्बन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल की बात करूं मैं, जैसे CH3CN, इसमें भी जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है वो कार्बन से जुड़ी हुई है, और कार्बन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। मतलब इसमें एक्टिव हाइड्रोजन अब्सेंट होती है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन अब्सेंट होती है। और एक्टिव हाइड्रोजन को मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होती है, ठीक है। DMF मैंने लिख दिया डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, इसको अपन बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। DMSO को अपन बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये हो जाएगा अपना डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। इसमें भी जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है वो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कौन से होंगे? जिसमें डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा
एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, बेंजीन हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब पोलर को अपन ने टू टाइप से फर्दर क्लासिफाइड कर दिया, जिसमें एक पोलर प्रोटिक एंड सेकंड हो जाएगा पोलर एप्रोटिक। यहाँ पे देखना एक मीनिंग से, एक्टिव हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होगी उसको पोलर प्रोटिक बोलेंगे, और एक्टिव हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट नहीं होगी उसको अपन बोलेंगे पोलर एप्रोटिक। अच्छा, एक्टिव हाइड्रोजन का मीन्स क्या होगा कि ऐसी हाइड्रोजन जो डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हुई हो, ठीक है, उसको अपन बोल देंगे पोलर प्रोटिक, और जिसमें प्रेजेंट होगी, और जिसमें एब्सेंट है वो क्या हो जाएंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएंगे। अब फर्दर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को टू टाइप से क्लासिफाई किया, फर्स्ट एक्वस एंड सेकंड नॉन एक्वस। एक्वस आप लोग सब जानते होंगे, वाटर हो जाएगा, ठीक है, वाटर हो जाएगा अपना, जैसे मान लो OH एंड H। ओके, देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस हाइड्रोजन को अपन बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हो जाएगी एक्टिव हाइड्रोजन, और एक्टिव हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे, जैसे ROH है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, ये प्राइमरी अमीन हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, HF हो जाएगा, ठीक है। जिसमें नॉन एक्वस और एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस अपना ओनली वाटर होगा, और नॉन एक्वस कौन सा हो जाएगा, वाटर के अलावा जितने भी होंगे जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन परसेंट, ठीक है, ये जरूर आप ध्यान रखना। मतलब नॉन एक्वस प्रोटिक जो सॉल्वेंट होंगे इसमें एक्टिव हाइड्रोजन क्या होगी, परसेंट होगी, ठीक है। चलिए अपन, ये स्टूडेंट अपना एक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, ये अपना एक क्लासिफिकेशन हो गया कि मतलब अपन ये देख के बता दे कि ये जो सॉल्वेंट है ये किस टाइप का सॉल्वेंट है, ठीक है। केवल क्लासिफिकेशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको क्यों करवाया है, देखिए आप नोट डाल के लिखते जाइए। जैसे मान लो फर्स्ट में बात करूं, फर्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे आप नोट डाल के ये लिखते जाइए। जैसे फर्स्ट में बात करता हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात को। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटाइन को एंड एनाइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों को सॉल्वेलाइजेशन करता है, ठीक है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेलाइज्ड बोथ कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है। तो सबसे पहली बात है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेलाइज्ड बोथ कैटाइन एंड एनाइन। एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको अच्छे से। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा लिया अपन ने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब बताओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन मैंने इसीलिए आपको बताया है कि पोलर प्रोटिक कौन से होंगे, पोलर एप्रोटिक कौन से होंगे, नॉन पोलर कौन से होंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है कौन कौन से हो जाएंगे अपने, वाटर हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, प्राइमरी अमीन हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, HF हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इनको सॉल्वेलाइज कर देते हैं, ठीक है, इन सॉल्यूशन, सॉल्वेलाइज इन सॉल्यूशन बाई बाई आयनिक इंट्रैक्शन, आयनिक डाइपोल इंट्रैक्शन। काम की चीज है देखना, आयनिक डाइपोल इंट्रैक्शन, आयनिक डाइपोल इंट्रैक्शन और बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब लीजिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक जो नोट है सेंटेंस पूरा कवर कर दिया है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे वो कैटाइन एंड एनाइन दोनों को सॉल्वेलाइज्ड करेंगे, और किस किस से करेंगे, आयनिक डाइपोल इंट्रैक्शन से और बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से।
देखना, इसको समझना, इसका मैं रिप्रेजेंटेशन देता हूं किस तरह से करते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट, एक अपना पॉजिटिव चार्ज, एक कैटाइन है, ठीक है। अच्छा, कैटाइन को अपन किस में डाल देंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल देते हैं। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे मान लो इसमें डाल दिया मैंने, एल्कोहल में डाल दिया, ठीक है। चलो मैंने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, ओके। मैंने डाल दिया किसमें, आपका एसिड में डाल दिया, ठीक है। मतलब ये अपने को एक साथ नहीं डालने हैं। पहले मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो वाटर में डाल दिया, मतलब इस कैटाइन के चारों ओर वाटर है, समझ रहे हैं इस चीज को, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो पहले आप इस चीज को समझो, ये कैटाइन है और इसके चारों ओर क्या है, वाटर है। इसके चारों ओर क्या स्टूडेंट, वाटर है। तो वाटर मतलब कौन सा सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये लीजिए, इसके चारों ओर वाटर है। अब देखो यहां से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कौन सा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। देखो जब सॉल्वेलाइज्ड होगा, ठीक है, कैटाइन को सॉल्वेलाइज्ड करेगा तो किस तरह से करेगा, देखो यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला है। तो इसको अपन बोलते हैं, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं अपन आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन। इस बॉन्डिंग को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन। यहां पे मैं ये चीज कह रहा हूं, देखो ये लीजिए स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज समझा दी यहाँ पे कि जैसे मान लो वाटर है, अब मान लो बात करूं मैं, एल्कोहल होगा या फिर क्या हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और क्या हो सकता है अपना, HF हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है। और क्या हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। और क्या हो सकता है स्टूडेंट, प्राइमरी अमीन हो सकता है, ठीक है। वाटर मतलब इसके चारों ओर एल्कोहल भी हो सकता है। अगर एल्कोहल होगा तो किससे इंटरेक्शन करेगा ये, ऑक्सीजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। आप याद करो 11th 12th की क्लास में कि आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन कौन सी होती है, ठीक है। मतलब डाइपोल की अपन बात करें, और आयनिक, आयनिक डाइपोल में मतलब कि अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी। तो HF में जब HF से अपन सॉल्वेलाइज कराएंगे तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगी। जब पॉजिटिव चार्ज में अपन क्या डालेंगे, ACOH, इसको मैंने लिखा है एसिटिक एसिड, नीचे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एसिटिक एसिड। तो यहां से इंटरेक्शन होगी। अमोनिया डालते हैं अगर इसमें तो नाइट्रोजन से इंटरेक्शन हो जाएगी। प्राइमरी अमीन डालते हैं तो इस नाइट्रोजन से इंटरेक्शन हो जाएगी। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को ये सोल्वेलाइज्ड कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को सोल्वेलाइज्ड कर रहा है। मतलब देखो अपन इधर देखा, वाटर ने सोल्वेलाइज्ड कर दिया, और किस प्रकार से किया है, इसमें आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन से किया है। और जब अपन वाटर के अलावा दूसरे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं, एज एल्कोहल डाला, प्राइमरी अमीन डाला, अमोनिया डाला, तो ये भी क्या कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेलाइज्ड कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, सॉल्वेलाइज्ड कर देते हैं। और कौन से इंटरेक्शन से, इस इंटरेक्शन को भी अपन क्या बोलेंगे, आइपोल, आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूं नेगेटिव चार्ज की। चलिए, ये अपना नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज में, इस नेगेटिव चार्ज पे अपन ने सोल्वेलाइज्ड किया इसको वाटर से। किससे सोल्वेलाइज्ड किया, वाटर से। ये देखिए, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होगा स्टूडेंट, इसके चारों ओर वाटर होगा। और वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव होगा। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन तो होगी नहीं, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं होगी तो कौन कौन सी इंटरेक्शन हो जाएगी, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है, इस टाइप की इंटरेक्शन होगी। मतलब
इस टाइप की इंटरेक्शन होगी, यहाँ पे इस टाइप की इंटरेक्शन होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अपन नेगेटिव चार्ज में कौन सा सॉल्वेंट डाल दे, अगर वाटर डाल दे, अमोनिया डाल दे, एल्कोहल डाल दे, या फिर अपन एसिटिक एसिड डाल दे, या फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दे, तो क्या होगा, इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो नेगेटिव चार्ज में, जैसे मान लो सॉल्वेंट डाल दिया एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल डाल दिया, या फिर मैंने डाल दिया अमोनिया, या फिर डाल दिया एसिटिक एसिड, या फिर डाल दिया प्राइमरी अमीन डाल दिया, या फिर मैंने डाल दिया HF डाल दिया, ठीक है। तो इंटरेक्शन किसके साथ होगा, इस हाइड्रोजन के साथ होगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन होगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके साथ इंटरेक्शन होगा, ये हाइड्रोजन और ये लीजिए हाइड्रोजन, और इस इंटरेक्शन को अपन क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बोल देंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दो बातें निकल के आई है। जब अपन पॉजिटिव चार्ज में, मैंने आपको स्टेटमेंट क्या बोला है, स्टेटमेंट अपना ये क्लियर रहा, ठीक है, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोल्वेलाइज्ड करते हैं बोथ कैटाइन एंड एनाइन इन सॉल्यूशन। मतलब कैटाइन में भी अगर अपन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं तो भी क्या होता है, सोल्वेलाइजेशन होता है, मतलब बाहर जुड़ जाता है उस कैटाइन के, ठीक है। और अगर एनाइन में भी अगर अपन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, इसके चारों ओर जुड़ जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ता है वो देखो, कैटाइन के साथ तो कौन सी बॉन्ड बन रहा है, आयनिक डाइपोल, मतलब एक जो इंटरेक्शन हो रही है ये वाली हो रही है, समझ में आ गई बात को। और दूसरी इंटरेक्शन कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली हो रही है। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है, मैं लिख देता हूं लास्ट में, इस ये जो स्टेटमेंट है इसका निचोड़ में लिखता हूं कि पॉजिटिव चार्ज में क्या डालते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पॉजिटिव चार्ज में क्या डालते हैं स्टूडेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं, तो सॉल्वेलाइजेशन हो जाता है, सॉल्वेलाइज्ड होता है, और कौन से इंट्रैक्शन से, आयोनिक डाइपोल इंट्रैक्शन, आयोनिक डाइपोल इंट्रैक्शन से, ओके है। अब देखिए स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज में क्या डालते हैं अपन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो सॉल्वेलाइज्ड तो हो जाता है, लेकिन कौन सी इंट्रैक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये लीजिए, मैंने आपको एक स्टेटमेंट क्लियर करवा दी, ठीक है। आपको एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट पे जाना है, मतलब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। फिर देखो मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगा, रिएक्शन से प्रोडक्ट निकालना, किस तरह से प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, मतलब वेरिएशन करके, प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से वेरिएशन करके अपन क्या निकालेंगे स्टूडेंट, अपने को निकालना है इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का। फर्स्ट हो गया अपना, देखिए सेकंड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, नॉट सेकंड आप डाल सकते हो। सेकंड में बात करता हूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सेकंड मैंने बात की है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन क्या हो, अपसेंट हो, एक्टिव हाइड्रोजन अपसेंट हो, वो अपने लिए क्या हो जाएगी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेलाइज्ड, सॉल्वेलाइज्ड ओनली कैटाइन, ओनली कैटाइन, ओनली कैटाइन को सॉल्वेलाइज्ड करते हैं, नॉट सॉल्वेलाइज्ड, नॉट सॉल्वेलाइज्ड ऑफ एनाइन, ठीक है, एनाइन को सॉल्वेलाइज्ड नहीं करते हैं, सॉल्वेलाइज्ड ओनली कैटाइन, और एनाइन को सॉल्वेलाइज्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कि एनाइन को सॉल्वेलाइज्ड क्यों नहीं करते हैं, आप चलो लिख लो, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक रिपल्सन बोल सकते हैं, फिर स्टेरिक फैक्टर बोल सकते हैं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट होगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे
ये क्या होते हैं स्टूडेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं केटाइन को स्टेबल करते हैं, ओनली केटाइन को सोल्वेलाइज्ड करते हैं, एनाइन को सोल्वेलाइज्ड नहीं करते हैं, क्योंकि एनाइन में जो फैक्टर होता है वो स्टेरिक फैक्टर होता है। चलो इस पॉइंट को भी मैं समझ लेता हूं। देखिए स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अपन लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया डीएमएसओ ले लिया, ठीक है, डीएमएसओ लेता हूं मैं, ये ले लिया डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। ओके, चारों तरफ डीएमएसओ ले सकते हैं, या फिर दूसरा मैंने ले लिया ये एसिटोनाइट्राइल ले लिया। एक मैं ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक है, डीएमएफ ले लिया। जैसे इस टाइप के मैंने ले लिए, तो क्या देखो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। यहाँ पे इंट्रैक्शन हो जाएगा, बिल्कुल इंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन पे इंट्रैक्शन हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कोई दूसरा और अपन ले ले, मान लो ये ले लिया मैंने CH3Cl ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन से इंट्रैक्शन हो जाएगा। जब अपन क्या डालते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में एप्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं, ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट की क्लासिफाई करके मैंने आपको समझा रखा है। तब क्या से इसमें इंट्रैक्शन होता है, इस इंट्रैक्शन को अपन बोलते हैं आयोनिक डाइपोल, आयनिक डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर इंट्रैक्शन होगा तो सॉल्वेलाइज्ड हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज में तो इंस्ट्रक्शन अपने को समझ में आ रहा है। अब देखो नेगेटिव चार्ज की अगर अपन बात करें, लीजिए स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज की बात करें, और नेगेटिव चार्ज में मैं ये ले लेता हूं, जैसे मान लो एसीटोल लूं, जैसे ये ले लिया मैंने एसीटोल, ओके है, मैंने लिया डीएमएसओ ले लूं, CH3, मैं ये ले लेता हूं अपना CH3Cl ले लूं, CH3। अब देखो इसमें यहाँ पे नेगेटिव एटम तो ये है ऑक्सीजन, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन तो होगा नहीं, ठीक है, होगा तो बहुत ही अपन उसको वीक बोल सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो तो कौन सा होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन देखो स्टूडेंट, ठीक है, इस हाइड्रोजन से इंट्रैक्शन, ये वाली इंट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन से इंट्रैक्शन। चलो अब तो मेरे को एक बात बताओ कि ये हाइड्रोजन इंट्रैक्शन करेगी या नहीं करेगी। तो पहली बात तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये वाली हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो इस टाइप की इंट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी। एक तो ये स्टेटमेंट, मतलब एक तो मैंने ये रीजन बता दिया। दूसरा, अच्छा क्या हो सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पे क्या है CH3CO, ये CH3, जैसे एसीटोन ले लिया। दूसरा मैं ले लेता हूं DMSO ले लिया, ठीक है, चलो एक ले लो CH3CN, ये लीजिए। तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो इंट्रैक्शन ये वाली पॉसिबल हो सकती है, ये वाली इंट्रैक्शन पॉसिबल हो सकती है, ये वाली इंट्रैक्शन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनका क्या लगेगा, स्ट्रिक रिपल्सन लगेगा। यहाँ पे ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये CH3 और ये CH3, इनका क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। यहाँ पे भी इस CH3 का क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो ये वाली जो इंट्रैक्शन है, जो ऊपर वाली इंट्रैक्शन है, ये इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका क्या लगेगा, स्ट्रिक रिपल्सन लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? देखो मैं आपको वापस बताऊं कि पोलर एप्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं
वो ओनली पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेलाइज्ड करते हैं। और उसमें तो बिल्कुल अपने को समझ में आ रहा है आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन हो गया उसमें, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज को नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखो, इस नेगेटिव चार्ज में जब इंटरेक्शन होती है, जब नेगेटिव चार्ज में इंटरेक्शन होती है, तो स्टेरिक जो फैक्टर है वो काम करता है, जिसके कारण जो इंटरेक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और जब इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा तो क्या होगा, जो सॉल्वेलाइजेशन है नेगेटिव चार्ज के चारों ओर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वो क्या हो, सॉल्वेलाइज नहीं होंगे, मतलब जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं होगा नेगेटिव चार्ज पे। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो अपन ने लिया, और दूसरा ले लिया अपन ने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पे इफेक्ट होगा, मतलब दोनों का सॉल्वेलाइजेशन होगा। और एप्रोटिक में क्या होगा, ओनली एंड ओनली ये पॉजिटिव चार्ज का जो क्या है उसका क्या करेंगे, सॉल्वेलाइजेशन करेंगे, नेगेटिव चार्ज का सॉल्वेलाइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ रही होगी बातें। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, एक है अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल इसको भी लेना ही पड़ेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, नाइदर कैटाइन सॉल्वेलाइज्ड, सॉल्वेलाइज्ड, नाइदर सॉल्वेलाइज्ड, इसको मैं लिख सकता हूं नाइदर सॉल्वेलाइज्ड, नाइदर सॉल्वेलाइज्ड कैटाइन और नॉर एनाइन, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, न तो केटाइन को और न ही एनाइन को, किसी को भी सॉल्वेलाइज्ड नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला है स्टूडेंट, वापिस आप इस चीज को समझना, क्योंकि ये चीज आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। फर्स्ट मैंने बोला कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अब वो कोई सा भी हो, चाहे एक्वस वाला हो या फिर नॉन एक्वस हो, ठीक है, वो बात अपने को मेंशन नहीं करनी यहाँ पे, कोई सा भी हो, चाहे एक्वस हो या नॉन एक्वस हो, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेलाइज्ड करते हैं कैटाइन एंड एनाइन को। कैटाइन को करता है आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन से, एंड एनाइन को करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये चीज ध्यान रखना आप। अब जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो ओनली पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेलाइज्ड करेंगे, नेगेटिव चार्ज को नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर लगेगा। और तीसरा अपना जो पॉइंट है वो मैंने आपको लिख दिया है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, न तो कैटाइन को और न एनाइन को सॉल्वेलाइज्ड करेंगे। अब देखिए, दो स्टेटमेंट में और बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, 2 पॉइंट्स और है जो सॉल्वेंट के ऊपर। पहले मैं लिख रहा हूं पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज, एक बार आप स्टेटमेंट्स लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बाई सॉल्वेशन, सॉल्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, एक बार आप लिख लो बस। पोलर प्रोटिक तो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और दूसरा मैं बात करूं कि पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, आगे से हमेशा कैसा, आगे से हमेशा कैसा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बाई सॉल्वेशन, ठीक है। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देते हैं न्यूक्लियोफाइल की, और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो इंक्रीज कर देते हैं। इसका मैं एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट एग्जांपल देके बताऊंगा। इसमें अपन एग्जांपल से पहले एक चीज यहाँ पे पॉइंट लिख ले तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। पॉइंट अपना, जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना,
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, डिटरमिनेशन ऑफ रेजियो सेलेक्टिविटी, determine of ratio selectivity in ambidentate न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल की रेडियो सिलेक्टिविटी। देखो बहुत अच्छा, मतलब ये अपने को सीखने को मिलेगा यहाँ से। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चलो आपको एक कॉमन एग्जांपल लेके समझो। देखो CH3, ये लिख दिया CH3 न्यूक्लियोफाइल। चलो ठीक है, ये मैं लेता हूँ कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, ये ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, यहाँ पे जब किसी बेस की रिएक्शन होती है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं बेस, और बेस क्या करता है, यहाँ से H+ निकाल लेता है, और H+ निकालने के बाद में ये इंटरमीडिएट अपने को मिलता है, ये एनाइन मिलता है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, ये जो एनाइन है इसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनेगी। ये मैंने यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना ली इस तरह से। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे जो चीज समझाने जा रहा हूँ आपको, कि जब इसकी रिएक्शन होती है, दो बनते हैं इसमें। देखो एक पे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों दोनों में रेजोनेंस हो गया, मतलब ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं ना। देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या है, ऑक्सीजन पे है। अब मैं इनकी किसके साथ रिएक्शन करवा दूं, इनके साथ में क्या जोड़ दूं, E+ जोड़ दूं, या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो E+ इस पे जुड़ जाएगा, और E+ इस पे भी आके जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट अपने को एक तो ये मिल जाएगा जो पहले वाले से, और दूसरा प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COE, और ये R। अब रेडियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे बात करूं स्टूडेंट, तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट है, दोनों का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, दोनों का अलग अलग है, ठीक। अब दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा एक प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, कौन सा एक प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, यही अपन देखते हैं रेडियो सेलेक्टिविटी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियो सेलेक्टिविटी। जब अगर दो प्रोडक्ट मिलते हैं अपने को, ठीक है, और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो, तो उनमें से एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना ही क्या होती है, रेडियो सिलेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो रेडियो सिलेक्टिविटी के बारे में आप सब लोग जान गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से अपना समझना आप इस चीज को। सेम वही चीज रिपीट करवाऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन मान लो आप, ठीक है, क्वेश्चन मान लो ये बेंजीन होगी, और ये अपना कीटोनिक ग्रुप हो गया इस तरह से, और इसके साथ डाल दिया NaOH, ठीक है, और दूसरा इसमें डाल दिया C6H5 CH2Br। ये लीजिए स्टूडेंट, प्रोडक्ट निकाल दो आप, ठीक है, और प्रोडक्ट निकाल दो, और अपन कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। मतलब रेडियो सेलेक्टिविटी अपने को पढ़नी है, यहाँ पे रेडियो सेलेक्टिविटी अपन पढ़ेंगे, कवर करेंगे अच्छे से। और कब कवर करेंगे, जब अपन अलग अलग सॉल्वेंट डालेंगे। इसीलिए मैंने आज आपको सॉल्वेंट, थोड़ा सा पोर्शन था वो मैंने आपको कवर करा दिया कि सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट के की पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब जो की पॉइंट्स है उनको अपन फॉलो करते हुए, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। चलो नीचे वाले पेज पे लिख लूं, ये लीजिए, क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो
ये लीजिए NaOH। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करवाएंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकल गया। अब हाइड्रोजन बाहर निकलते ही ये बनता है अपना, ये एनाइन बन गया, ये लीजिए ये एनाइन बन गया। ठीक है, अब इस एनाइन में क्या होगा, इस एनाइन में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होगा तो अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। ये अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, मतलब ये O नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब जैसे इसके साथ में किसकी रिएक्शन करवाऊं, इसके साथ रिएक्शन मेरे को करवानी है C6H5CH2Br। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये, देखना आप कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पे जुड़ेगा, बाहर निकलेगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज ये इस पे जुड़ रहा है तो ये बाहर निकलेगा। मतलब प्रोडक्ट अपने को दो प्रोडक्ट मिलेंगे। फर्स्ट अपना प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और इस पे मैं जोड़ सकता है CH2C6H5। ओके, और दूसरे वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा इस वाले में, तो उसको मैं लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, डबल बॉन्ड हो गया और ये O, ये CH2, ये पीएच। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट इनका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट टाइप का है। अब यहाँ से अपने को क्या सेलेक्ट करना है, एक मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजियो सिलेक्टिविटी बोलते हैं। मतलब ये वाला प्रोडक्ट कब बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट कब बनेगा, ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स डिपेंड करता है वो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसमें किस टाइप का सॉल्वेंट लिया गया है। ठीक है, वापस मैं इस चीज को रिपीट कर दूं कि ये जो रेजियो सिलेक्टिविटी है, इसमें से अपन जो एक मेजर प्रोडक्ट निकालेंगे, ये मेजर प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स है उन पे डिपेंड करेंगे, और रिएक्टेंट्स में कौन से सॉल्वेंट डाले गए उन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहां तक अपने को ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, सबसे पहले स्टूडेंट देखना, यहाँ पे चलो मैं नीचे लिख लेता हूं। जब अपन ने क्या किया, रेजियो सिलेक्टिविटी के बाद में मैं इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहा हूं। यहाँ पे जब NaOH की रिएक्शन होती है या कोई भी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मान लो, मैं यहाँ पे NaOH ले लूं, KOH ले लिया, ठीक है, या फिर मैं ये ले लूं यहाँ पे MOH ले लिया, मेटल। ठीक है, अपनी जो एल्कली मेटल है स्ट्रॉन्ग बेस उसी के अपन मानते हैं, एल्कली अर्थ मेटल तो वीक बेस हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने कवर कर रखी होगी, या फिर इनऑर्गेनिक में मैं चीजें आपको जो भी पीरियोडिसिटी है उसमें सिखा दूंगा कि ये जो एम है कौन सी होती है, एल्कली मेटल होती है। मतलब ये भी सोडियम पोटेशियम, ठीक है, रुबीडियम हो सकता है। चलो, तो स्ट्रॉन्ग इसमें बेस अपन लेते हैं, केवल इतना ध्यान रखना अपने को। तो ये यहाँ से H+ आयन निकला, यही हुआ है। अब देखो, अगर H+ आयन निकला, अगर H+ आयन निकला तो ये जो कैटाइन बना वो थोड़ा सा आपको ये स्केलेटन की प्रॉब्लम है, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। ये अपना एनाइन बन गया, ठीक है। अच्छा, एनाइन बन गया तो ये एनाइन क्या होगा, इसमें रेजोनेंस चलेगा। बताओ, ये रेजोनेंस चलेगा नहीं चलेगा? ये रेजोनेंस चलेगा, ये ऊपर आ गया, ठीक है। मतलब दूसरा स्ट्रक्चर भी बनेगा, और दूसरे स्ट्रक्चर को मैं लिख सकता हूं, ये लीजिए O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड ये लिखिए, ठीक है। अच्छा, इनके मतलब M+ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो M है यहाँ पे, ये M कहीं और से नहीं आया हुआ है, मतलब M+ और OH नेगेटिव, इसका यही तो करते हैं अपन, ठीक है। इनको डिसोसिएट ऐसे करते हैं, Na+ या फिर OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे M+ और M+ इसमें यहाँ पे यही होगा। मतलब
फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखते हैं कि कोई भी सबस्टेट है वो अपने आयनों में तो टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। देखो तो जब ये आयनों में टूट रहा है तो Na प्लस एंड OH नेगेटिव में है। अब OH नेगेटिव को तो H प्लस मिल गया, तो ये भी तो Na प्लस है या फिर M प्लस है, ये भी तो इसके पास पास ही घूमता रहेगा। मतलब एक तरह से साल्ट फॉर्मेशन तो बनती रहेगी ना सॉल्वेशन में, जो सॉल्यूशन में साल्ट फॉर्मेशन बिल्कुल बनती रहेगी। तो ये जो M प्लस है ये एक बार तो ऊपर रहा ऑक्सीजन के पास, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऊपर है। और एक बार क्या यहाँ पे कार्बन के पास है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है। अब देखो मैं इसको ऑल ओवर कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरह से लिख दूं। देखो यहां से आप एक एक चीज नोट करना, मैं कुछ इस तरह से लिख दूं स्टूडेंट। चलिए, सिंगल बॉन्ड लिख दिया मैंने और ये ओ लिख दिया, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसमें यहाँ पे नहीं है, मतलब रेजोनेंस होगा। तो ये इस तरह से लिख दूं, बिल्कुल अपन लिख सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव चार्ज इस पे भी है, नेगेटिव चार्ज हाफ नेगेटिव चार्ज तो इस पे लिख दूं और हाफ नेगेटिव चार्ज इस पे लिख दूं। अच्छा, ये M प्लस भी एक बार तो यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो M प्लस भी यहाँ पे लिख दूं। इसको मैं ऑल ओवर ये लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मैंने क्या लिख दिया है, रेजोनेंस हाइब्रिड लिख दिया है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जिसको बोल सकते हैं वो लिख दिया है। और ये अपने को समझ में आ गए अब तक। अब यहाँ पे अपन वन बाय वन करके फर्स्ट अपन देखेंगे कि अगर रिएक्शन में अपन ने क्या डाला, पोलर प्रोटिक, रिएक्शन में क्या डाला अपन ने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला। याद कीजिए स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट केटाइन को एंड एनाइन को दोनों को सॉल्वेलाइज्ड करते हैं। केटाइन को सॉल्वेलाइज करते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन से, और एनाइन को जो सॉल्वेलाइज्ड करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को करते हैं, ठीक है। दूसरा, पोलर प्रोटिक के रेफरेंस में ही मैंने एक स्टेटमेंट बोला है, अब उसको समझने का टाइम आ गया है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर देते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूं वापिस एक बार और। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर दिया इन्होंने, डिक्रीज कर दिया। क्यों डिक्रीज कर दिया, आप तो मेरे को एक बात बताओ। चलो यहीं पे देख लो, ये पॉजिटिव को भी करते हैं, नेगेटिव को भी करते हैं, ठीक है। नेगेटिव पे कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, नेगेटिव पे कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है ये बता दो, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज ही होता है। अब देखो नेगेटिव का सोल्वेलाइजेशन कर रहा है, जब नेगेटिव का सोल्वेलाइजेशन कर रहा है मतलब नेगेटिव के चारों ओर क्या जुड़ रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जुड़ रहे हैं। क्लियर हुई है बात? तो अब नेगेटिव के चारों ओर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जुड़ रहे हैं, तो नेगेटिव का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कहीं पे अटैक इजीली नहीं कर पाएगा, बिल्कुल इजीली नहीं कर पाएगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक इजीली नहीं कर पाता है तो क्या उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बस यही तो फैक्टर है। यहाँ पे मैं आपको, वहां पे मैंने आपको बोला कि ओनली आप यहाँ पे लिख लो एक बार, और मैं इसके साथ यहाँ पे समझा दूंगा। समझ में आई बात? वापिस सुनो ध्यान से। ये पॉजिटिव चार्ज को भी, पोलर प्रोटिक क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के भी बाहर जाते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के भी चारों ओर जमा हो जाते हैं। अब नेगेटिव चार्ज के चारों ओर जमा हो गए, नेगेटिव चार्ज के चारों ओर जमा हो गए, तो नेगेटिव चार्ज को ही अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यस, नेगेटिव चार्ज को अगर अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके चारों ओर क्या जमा हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जमा हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर ये इजीली अगर अटैक नहीं कर पाएंगे तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये एक सिंपल सा फैक्टर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये क्या करता है स्टूडेंट, ठीक है, कि इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे तो कार्बन है, मैं दूसरा पेन ले लूं, ये लीजिए, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इसको सोल्वलाइज कर लिया, अलग हो गया, पॉजिटिव चार्ज को भी करता है बिल्कुल भी, ठीक है। अब इनको क्या करता है,
इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, आपकी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे -½ यही लिख रहा हूं मैं इधर, और कार्बन पे -½ ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जब ये नेगेटिव चार्ज के चारों ओर सोलवेलाइज्ड हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसके चारों ओर भी क्या होगा स्टूडेंट, सोलवेलाइज्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। अब मेरे को ये बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत कहाँ पे बनेगी, मजबूत कहाँ पे बनेगी, ऑक्सीजन पे बनेगी। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत तो ऑक्सीजन पे ही बनेगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के तो बाहर जो सोलवेलाइजेशन होगा ना बहुत ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन के बाहर क्या होगा, सोलवेलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा कंपेरेटिव किसके, कार्बन के बाहर सोलवेलाइजेशन कम होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन को मैं बोल सकता हूं, देखो मैंने ज्यादा बार राउंड किया है ना, तो ये हो जाएगा सोलवेलाइजेशन ज्यादा, सोल्वेलाइजेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मोर सोल्वेलाइज्ड हो गया, और ये क्या हो जाएगा, लेस सोल्वेलाइज्ड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनेगी, सीधी बात है। अपन हर जगह ये चीज फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, देखो ये जो अटैकिंग है ये इजीली चला जाएगा, और ये इजीली बाहर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि देखना, एक सेकंड स्टूडेंट, हेलो, बस कुछ नहीं, हम्म, चलो चलो बढ़िया है, बस कुछ नहीं है, एक बार थोड़ा सा काम लगा हुआ था, करता हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, आज नहीं है, ना ना आज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो बन, और क्या, चलो मैं करूँ अभी थोड़ी देर में, तो 5 मिनट। लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे थे अपन, ठीक है, कि ऑक्सीजन पे सोलवेलाइज ज्यादा होगा, ज्यादा सोलवेलाइज होगा, कंपेरेटिव कार्बन पे कम होगा, तो कार्बन के न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग पावर ज्यादा होगा, मतलब इजीली अटैक कर देंगे, ऑक्सीजन के बाहर ज्यादा सोलवेलाइज हो गया तो इजीली नहीं जा सकते। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, समझ में आ रहा है बात आपको, जब अपन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, सॉरी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, तो जो मोर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, मोर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, कार्बन होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा लेस न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवाते हैं, C6H5CH2Br, तो ये कार्बन है, ये कार्बन इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट बन गया अपना CH2C6H। समझ में आ गई होगी अब आपको अच्छे से, ठीक है। जब पोलर प्रोटिक, अब अपन ऊपर चलते हैं, अपना ये वाला कब बना है, ये वाला कब बना है, ये प्रोडक्ट जब अपन यहाँ पे क्या डालते हैं, पोलर प्रोटिक डाल, क्लियर है। चलिए अब अपन सेकंड देखते हैं, अगर मान लो, चलो इसी में मैं बात कर लेता हूँ, पोलर, क्या डाल दिया अपन ने, पोलर एप्रोटिक डाल दिया। अब देखो पोलर एप्रोटिक है, क्या बताया है, स्टेटमेंट मैंने आपको बोला है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेलाइज्ड ओनली कैटाइन, ठीक है, नॉट सोलवेलाइज्ड एनाइन, तो एनाइन को तो सोलवेलाइज करता ही नहीं है, ओनली कैटाइन को सोलवेलाइज करता है, ठीक है, मतलब ये कैटाइन के तो चार ओर जमा हो जाता है, ठीक है, और एनाइन को सोलवेलाइज नहीं करता है,
मैंने आपको समझा रखा है कि स्टेरिक फैक्टर के कारण इनका इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, तो एनाइन ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, जब एनाइन ऐसा का ऐसा रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसके कारण? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के कारण। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेंगे वो, कंपेरेटिव इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसने पॉजिटिव चार्ज को कैचअप कर लिया। अब ओनली कौन सा चार्ज बता, ओनली कौन सा चार्ज बच गया है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज बच गया है। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे भरमार रहेगी, और जब नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो इजीली क्या कर सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं दूसरे के साथ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पोलर एप्रोटिक ने कैप्चर कर लिया ड्यू टू इसमें जो आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन से। ठीक है, ये आज की क्लास में मैंने आपको बता रखा है। ठीक, चलिए, तो ये क्या कर देंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देंगे। अब जो अपना हाइब्रिड था, हाइब्रिड को बार बार लिखना पड़ेगा अपने को, ये लीजिए अपन हाइब्रिड लिख देते हैं, नेगेटिव इस पे और ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव, और ये डैश डैश करके लिख दिया मैंने, और ये एम प्लस है। तो एम प्लस को तो इसने कैप्चर कर लिया, किसने? पोलर एप्रोटिक ने। और पोलर एप्रोटिक होते कौन से? जैसे आपको इसमें दे दिया डीएमएफ के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, बताओ डीएमएफ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा डीएमएफ। तो कौन सा हो सकता है अपना डीएमएफ? डीएमएफ डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, बिल्कुल डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड हो सकता है, डीएमएसओ हो सकता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड हो सकता है, एसीटोन हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें हो सकते हैं। तो अब देखो प्लस को तो कैप्चर कर लिया, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। अब किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, अब वो आप मेरे को बता दो। देखो ऑक्सीजन की पे भी कोई, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे नेगेटिव है, तो न तो इसका सोल्वेलाइज्ड होगा और न इनका सोल्वेलाइज्ड होगा। ठीक है, दोनों में से किसी का भी सोल्वेलाइज्ड नहीं करेगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब सोल्वेलाइज्ड नहीं करेगा तो आप देखो कॉमन फैक्टर यूज करो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है। ठीक है, तो कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? स्टूडेंट आप ये बता सकते हो कि ऑक्सीजन वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब ऑक्सीजन वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी, लेस न्यूक्लियोफाइल, नेस्ट न्यूक्लियोफाइल। अब देखो अगर अधिक इलेक्ट्रोफाइल ये है तो जो प्रोडक्ट बनेगा, यहीं पे मैं बोल सकता हूं कि अब अपन कहां से अटैक कराएंगे, इस वाले से अटैक कराएंगे, ये यहाँ पे आएगा, और प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये लीजिए स्टूडेंट, अपना प्रोडक्ट हो गया ये OCH2C6H। यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया कब, जब अपन ने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाला है। तो देखो जब अपन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं मतलब अपने को ये प्रोडक्ट मिलता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में बात आपको अच्छे से आ गई होगी। अब चलिए अपन, अगर मान लो नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है, दो एक चीजें और समझ लो इसकी ध्यान से। अपन ने क्या डाल दिया रिएक्शन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया। अब देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट न तो प्लस के को कैप्चर करता है, ठीक है, और न नेगेटिव को कैप्चर करता है। कैप्चर का मतलब यहाँ पे सॉल्वेलाइज्ड करता है, किसी को भी नहीं करता है। तो चलिए ये जो अपना O नेगेटिव और ये कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है, इस पे नेगेटिव, ठीक है, यही है। अब देखो यहाँ पे M प्लस घूम रहा है। अब देखो अगर ये M प्लस घूम रहा है तो M प्लस यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये न तो पॉजिटिव को कैप्चर करता है न नेगेटिव को कैप्चर करता है। तो एज इट इज जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड मैंने लिखा है ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा का ऐसा हाइब्रिड रहेगा तो आप बताओ कि ये जो M प्लस है ये किसकी तरफ जाएंगे, मतलब इनका कॉमन जो भी बिहेवियर होता है उस पर चलेंगे। तो M प्लस देखो ज्यादा इस साइड चलेंगे, मतलब M प्लस इस पे ज्यादा चिपकेंगे, और ये वाली जो साइट है ये वाली साइट क्या रहेगी, फ्री रहेगी, क्योंकि M प्लस
प्लस कोई भी होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा ना। और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, जिसके कारण एम प्लस इधर जाएंगे, और एम प्लस इधर जाएंगे तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल है ऑक्सीजन, और इसके पास कौन चिपक रहे हैं? ये एम प्लस चिपक रहे हैं, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। अब फ्री अपना ये बचा तो ये अटैकिंग ग्रुप होगा, मतलब मोर न्यूक्लियोफाइल होगा, मोर न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अटैकिंग ग्रुप होगा। और जब ये अटैकिंग ग्रुप होगा तो कार्बन से जो प्रोडक्ट है वो वाले प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब प्रोडक्ट अपना ये रह जाएगा स्टूडेंट पीएच। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट रह जाएगा। कब? जब नॉन पोलर हो। तो देखो यहां पे मैं वापिस आ जाता हूं, ये लीजिए पोलर प्रोटिक में ये बन गया, और दूसरा किस में बनेगा? नॉन पोलर में भी ये वाला प्रोडक्ट ही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। एक अपने को पूछा जा सकता है कि अपने को गैसेस फेज दे दे, क्या दे दे? इन गैस फेज, इन गैस फेज। अब देखो गैस फेज में रेजोनेटिंग हाइब्रिड तक सेम रहेगा स्टूडेंट, वहां तक तो आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है वहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो गैस फेज होगी तो ये जो एम प्लस है, ये एम प्लस क्या हो जाएगा? बहुत दूर चला जाएगा, मतलब दूर दूर होंगे ना। एम प्लस जब दूर चला जाएगा तो क्या होगा? ये भी फ्री है ऑक्सीजन भी, और ये कार्बन भी फ्री है। अब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, क्योंकि गैस फेज में इनका जो इंटरेक्शन है, अपने फर्स्ट वाले में क्या किया है देखो, इससे जस्ट पहले में ये जो एम प्लस है, ये एम प्लस है, ये एम प्लस ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन फोर्स रहेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। अब इसमें क्या होगा? गैस फेज में ये जो एम प्लस है ये नेगेटिव से बहुत दूर चला जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार की इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो कॉमन अपन देखते हैं कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और एक अपना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन होता है, मतलब अपना मोर न्यूक्लियोफाइल ये रहेगा, और प्रोडक्ट जो बनेगा मतलब ये अटैकिंग ग्रुप होगा, ये ऑक्सीजन अटैकिंग ग्रुप होगा, और प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, ये लीजिए स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा CH2 C6H5 PH लिख। ठीक है, ये लीजिए स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे आपको रेडियो सिलेक्टिविटी समझ में आएगी, और रेडियो सिलेक्टिविटी पे मतलब पोलर प्रोटिक, नॉन पोलर और गैसेस फेज, या फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यही 4 टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। कौन से सॉल्वेंट डालने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ की ज्यादा होती है? शॉर्ट में आपको बता दूं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करेंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, चारों को अलग अलग डिटेल वाइज करके। ठीक है, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई है आप मेरे को कॉल करना, मेरे पर्सनल नंबर मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, और ऐप से जुड़ने के लिए ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और पढ़ते रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास केवल यहीं पे रखेंगे अपन। थैंक यू सो मच।